हिंदी साहित्य को अपने सृजन से समृद्ध करने वाले युवा लेखकों में निर्देश निधि एक प्रमुख नाम है। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी मैं ही आई हूँ पापा। अभी हाल ही में उनकी इसी कहानी पर उनको रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से नवाजा गया है। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। माँ बहुत बूढ़ी हो गई है। इस बार उसने मुझे ये कहकर बुलाया है कि मेरी ज़िंदगी का अब कोई भरोसा नहीं, आके मिल जा। मैं अपनी पुलिस अफसरी की नौकरी से तो खैर फारिग हो गई, पर डॉक्टर साहब यानी अपने पति के साथ मिलकर बुज़ुर्गों की देखभाल के लिए एक संस्था चलाने में काफ़ी व्यस्त हूँ। आखिर माँ मेरी सबसे प्यारी बुज़ुर्ग हैं, सो उसके बुलावे पर सारी व्यस्तता को धता बताकर उससे मिलने चली आई हूँ। वो और मैं नीम की छांव तले बान की खोड़ी खाट पर लेटे हैं। पसीने में प्राकृतिक हवा के झोंके देह को कितना सुख देते हैं, शब्दों में कह पाने की मेरी सामर्थ्य तो कतई नहीं है। इन हवा के झोंकों ने माँ को बुढ़ापे की थकान की चादर उड़ाकर हौले से गहरी नींद में सुला दिया है और मैं इनकी नशीली थपकियों में जागते हुए भी लगभग सो ही रही हूँ। मेरे इकलौते भाई बबलू की 2 बेटियां सहित गांव की कई लड़कियां अपनी अपनी स्कूटियों पर आज़ाद पंछियों की तरह चहचहाती, हंसती, खिलखिलाती हुई कस्बे में स्थित अपने कॉलेज से लौटी हैं। इनकी चहचहाट ने मुझ उन्नीदी को चैतन्य कर दिया। बुआ नमस्ते, बुआ जी नमस्ते करती हुई एक दूसरे को छेड़ती छाड़ती ये लड़कियां अपने अपने घरों की ओर चली गईं। माँ अपनी बुढ़ापे की थकान के साथ हवा के ठंडे झोंकों के नशे में और भी गहरी नींद में डूबती जा रही हैं और मैं डूबती जा रही हूँ अपने अतीत की गहरी बावड़ियों में, नीचे तली तक। सोच रही हूँ कि इन लड़कियों की इस तरह स्कूटियों पर सवार होकर चहचहाने की आज़ादी के नेपथ्य में मेरा भी बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। बिगड़ैल कही जाने वाली चुन्नी यानी मुझसे गांव परेशान था या मैं गांव से, ये मतभेद का विषय है। मैं ईमानदारी से सही सही सब कुछ बताने जा रही हूँ और फैसला छोड़ती हूँ आपके हाथ। अतीत की बावड़ी में सबसे पहले मेरी आंखों में दादी आ खड़ी हुई हैं। दादी यूँ तो हम सारी बहनों को खूब लाड प्यार करती, पर जब उसकी सहेलियाँ हमारे घर में 5 लड़कियों और 1 लड़का होने को उल्टा लिंगानुपात बताती तो उसके चेहरे पर उदासी और चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई देने लगती और वो 2-4 घंटे या उस पूरे दिन हम बहनों से बात ही ना करती। मैं चुटकी लेती, क्यों दादी, आज फिर सहेलियों से मंत्र लिख के आई है क्या, जो मुंह फुलाए घूम रही, जरा बात ना कर रही आज तो। ए दादी, आज कौन सी को हाथ लग गई तू, सरोज चाची को या प्रधानी ताई को, बता तो सही। मेरे इस प्रश्न से सहेलियों द्वारा भड़काया जाना नेपथ्य में चला जाता और उसके होठों पर बरबसी एक निश्चल मुस्कान तैर जाती, जिसे वो मुझसे छिपाने का पुरजोर प्रयास करती। यानी जो दादियाँ पोती के पैदा होते ही उसे चाकी के पाटों तले दबा कर कह देती थीं कि जा जाके सोना, मतलब सुंदर सा भैया भेजिए। उन दादियों की अपेक्षा हमारी दादी कुछ तो अपने मन को साध पाई थी, पर इतना भी नहीं कि दूसरी औरतें उसे भड़काएं और वो आत्मविश्वास के साथ कह सके कि क्यों, मेरी पोतियाँ किसके पोतों से कमतर दिखती हैं, या क्या फ़र्क है लड़के और लड़कियों में। हाँ, कभी कभार ये जरूर कहती, अरे हाँ, मेरी 5-5 पोती हैं तो क्या, थारे घर तो मांगती खाती ना फिर रही, उनके हिस्से का भतेरा दे रहे राम जी हमें। मैं पूरे गांव में मुंहफट होने के लिए कुख्यात थी। कभी कभी गांव की औरतों को मैं खुद ही करारा जवाब थमा कर आ जाती। एक बार दादी के मना करते करते प्रधानी ताई तक को कहकर आ गई थी कि 5-5 हैं तो क्या होया, तुम्हारे घर कुछ मांगने आ रहे हैं हम। आई बड़ी, थारे टुन्नू मुन्नू और इस रहटल रमेश जैसे लौंडों से तो हम सारी बहनें ही अच्छी। प्रधानी ताई उस दिन सीधी चली आई थी मेरी माँ को लताड़ने, क्योंकि उसके अनुसार मेरी बेवकूफ़ माँ ने एक तो 5-5 लड़कियाँ पैदा की, ऊपर से मुझे लड़कियों की तरह रहना नहीं सिखाया था। आकर बोली थी, चुन्नी नाम की बिगड़ैल पतुरिया क्या खुल खिलाएगी, बस देखते ही रह जाओ। इस पर ना किसी की रोक है ना टोक, एक दिन नाम रोशन करेगी थारे साथ साथ पूरे गांव का भी। माँ ने उस दिन मुझे बहुत डांटा था। सच कहूँ तो माँ और दादी की डांट डूंट से मुझे कोई परहेज भी नहीं रह गया था, ना कोई असर ही होता था,
क्योंकि वे दोनों तो मुझे हर बात पर ही डांटती थी। फिर भी एक बड़ी और 3 छोटी बहनों का तो मैं कहती नहीं, पर मैं घर में रहती उसी शान से जिससे मेरा इकलौता भाई बबलू रहता। कई बरस पहले मोटरसाइकिल चलाते वक्त बाबा की किसी भैंसा बुग्गी वाले से टक्कर हो गई थी। उनके दाहिने पैर के टखने में गंभीर चोट लगी थी, जिसकी वजह से उनका वो पाँव सामान्य नहीं हो सका था और उसका एंगल मोटरसाइकिल के ब्रेक पर ठीक नहीं बैठता था। मोटरसाइकिल चलाते वक्त कई बार उन्हें चोट लगते लगते बची थी, अतः धीरे धीरे उनका मोटरसाइकिल चलाना छूट गया था। इसलिए बाबा ने बबलू को उसके बालिग होने से पहले ही मोटरसाइकिल चलाना सिखा दिया था। अतः वो बबलू की ही हो गई थी, जिसे झाड़ती पोछती मैं थी। पर बबलू कभी धेला भर एहसान न मानता, क्योंकि उसे अपने घर का इकलौता बेटा होने का पूरा पूरा एहसास था। वो हर समय खुद के लड़का होने के नाते विशिष्ट होने का रौब झाड़ता रहता। उससे बेहद प्यार होने के बावजूद मुझे उसकी यही बात भीतर तक भेद देती और मैं तिलमिला उठती। एक दिन यूं ही बहस करते हुए मुझसे कह बैठा, मेरी बराबरी कर लेगी तू? मैं तो मोटरसाइकिल ट्रैक्टर सब चलाऊं हूँ, घर बाजार के 10 काम करूँ, तू चला लेगी मोटरसाइकिल ट्रैक्टर, जोत लेगी खेत, कर लागी बाजार के काम। हाँ हाँ, चला लूँगी मोटरसाइकिल ट्रैक्टर, इन्हें चलाने में कौन सी फारसी की आँख है, कोई दे तो मुझे चलाने को। मैंने थोड़ा खिसियाते हुए कहा था बबलू से। खिसियाई यूं कि इस तरफ तो कभी ध्यान ही नहीं किया था कि बबलू मुझसे 2 बरस छोटा होकर भी फर्राटे से बाबा की मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर चलाता खेत जोतता था। ले ले, यो रखी चाबी, ठाले, ताले में थोड़ी रखी, ले जा, देखें भला चला भी लेगी। गिरने पड़ने हाथ पैर टूटने की जिम्मेदारी तेरी अपनी, मुझे मत ना कहिए कुछ। बबलू ने अकड़ कर चुनौती दी। मैंने चुनौती गंभीरता से ले ली थी और दृढ़ता से कहा था, हाँ हाँ, मेरी अपनी जिम्मेदारी है, तुझे ठेका ना दे रही बबलू ठेकेदार। अपनी जिम्मेदारी खुद लेने का सुख तो मैं न जाने कैसे बचपन में ही जान गई थी। बबलू के द्वारा दी गई इस चुनौती के बाद मेरे लिए दोनों वाहन चलाना तुरंत सीखना आवश्यक हो गया था। बस थोड़ा डर गिरने, हाथ पैर टूटने का लगा तो, पर इतना नहीं कि वो डर मुझे प्रयास करने से रोक पाता। मैंने दादा दादी, माँ बाबा, गांव वाले सबसे लुक छिप कर धड़कते दिल से बबलू के ही साथ बाबा की मोटरसाइकिल पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। गिरी भी, चोट भी खाई, पर मरी नहीं। मेरा ना मरना ही मेरे हार ना मानने का संकेत था। शुरुआती दिनों में मेरे साथ बबलू भी गिरा। गनीमत थी कि चोट लगने से बच गया, पर फिर वो मेरे पीछे कभी नहीं बैठा। मुझे उससे बिल्कुल शिकायत नहीं थी। मेरे लिए यही काफ़ी था कि उसने घर में किसी को बताया नहीं था कि मैं मोटरसाइकिल चलाना सीख रही थी। इस ना बताने के बदले उसके हिस्से के लगभग सभी भारी भरकम काम मैं ही करती थी। मैं मोटरसाइकिल को बिना स्टार्ट किए चुपचाप खींच कर ले जाती। कोई देख लेता तो कह देती बबलू मंगा रहा है। पश्चिम के खेतों की तरफ घने झुंडों कांस से घिरे कच्चे रास्ते पर पहुंचकर उसे स्टार्ट करती। कपड़े भी कुछ इस तरह के पहनती कि जल्दी से कोई पहचान ना पाए। आंशिक रूप से किसी फटके से अपना चेहरा भी ढके रहती। मोटरसाइकिल को पूरी तरह चलाना सीखने में मुझे अधिक देर नहीं लगी। आखिर मोटरसाइकिल जैसी फट फट कर दहाड़ने वाली चीज़ को कितने दिन छिपाकर चलाया जा सकता था। मेरी सारी सावधानी और चतुराई रखी रह गई तब जब जल्दी एक दिन हमारे गांव के प्रधान ताऊजी मुरली सिंह ने मुझे मोटरसाइकिल चलाते हुए देख लिया। प्रधान ताऊजी के सामने से गुजरते हुए भी गांव की सारी लड़कियां डरती थीं। बहुएं तो उनकी परछाई से भी छिप छिपा कर ही गुजरती। ऐसे ताऊजी को गांव की एक लड़की मोटरसाइकिल चलाती दिख गई थी। बस फिर क्या था, सीधे हमारे घर चले आए थे बाबा को आगाह करने। अभी तक गांव की इज्जत बनी हुई है जिले सिंह। इस लौड़िया को इतना भी आसमान में मत उड़ाओ भाई कि ये खुद तो मुंह के बल गिरे ही, और गिरे भी थारे ही ऊपर। पढ़ाने लिखाने की मनाही तो ना थी भाई, पर अब तो हद ही हो गई। गांव के लौंडों की तरह थारी मोटरसाइकिल लिए घूम रही थी। बाबा ने विरोध किया कि चुन्नी को न किसी और को देख लिया होगा भाई जी आपने, इसे तो आती ना मोटरसाइकिल। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है जिले सिंह, इतनी खराब ना है मेरी नज़र। प्रधान ताऊजी बाबा की बात बीच में काट कर थोड़ा तलखी से बोले थे। बाबा उत्तर में चुप ही रह गए थे, क्योंकि करने को तो मैं कुछ भी कर सकती थी, बाबा ये तो जानते ही थे। गौर करियो, कुछ ऊंच नीच हो गई तो गांव की लौड़ियों के ब्याह होने मुश्किल हो जाएंगे। मैं रोज रोज ना आने का याद दिलाने। प्रधान ताऊजी चेतावनी देकर चले गए थे। उस दिन उनके भाषण पर चुप रह जाने से अपमानित होकर बाबा ने मुझसे तो कुछ नहीं कहा था, पर माँ पर बहुत गुस्सा किया।
मुझे बिगड़ने देने के लिए। उस रात उन्होंने खाना नहीं खाया था। अगर कोई डांट दे तो गलती करने वाला अपनी गलती फिर भी छोटी मान लेता है, परंतु अगर डांटने वाला अपने आप को सजा दे तो फिर गलती करने वाले का पछतावा बड़ा हो जाता है। बाबा जब भी किसी बात पर नाराज़ होते तो खाना न खाकर हमारे पछतावे को बढ़ा देते थे। पर न जाने क्यों उस दिन मुझे कोई अपराध लगा ही नहीं था अपना, और मैं उस रात बाबा के न खाने के बावजूद अपने पछतावे का स्वरूप उतना ही पसरा हुआ नहीं देख पाई थी जितना हर बार होता था। इतना तो मुझे विश्वास ही था कि मोटरसाइकिल चलाना सीख लेना खून का अपराध तो था नहीं कि मुझे फांसी दे दी जाती, या किसी ठाकुर की बेटी का अपने ही गोत्र के लड़के से प्रेम करने जैसा संगीन अपराध भी तो नहीं था जिसकी वजह से खाप पंचायतें मुझे मौत की सज़ा सुना देती। कुछ भी हो, पर उस दिन के बाद बाबा की भ्रुकुटियाँ मेरी तरफ हमेशा के लिए तन गई थीं। मेरे और उनके बीच वार्तालाप न के बराबर ही रह गया था। माँ ने उस दिन मुझे खाना दिया तो थोड़ी सी नानुकुर की थी मैंने, फिर लगा कि माँ कहीं वापस ही ना ले जाए, अतः मैंने थाली उनके हाथ से ले ली और छक कर खाना खाया। देख कैसी खा रही है गपड़ गपड़, जरा सा पछतावा ना है मन में। पछतावा तो क्या, चेहरे पे जरा सी सिकन तक भी ना। बाबा ने रोटी ना खाई यो पता है तो भी, जीजी ने फब्ती कसी। जिज्जी मुझे न पता था कि बाबा ने रोटी ना खाई, नहीं मैं एक टुकड़ा भी ना खाती। मैंने पूरी मासूमियत के साथ अनभिज्ञता प्रकट की, जिस पर मुझे खुद ही हंसी आ गई तो मैंने मुंह छिपा लिया। इस पर जीजी खींच कर बोली, जितनी रोटी बची है उतनी छोड़ दे, खा मेरे सिर की कसम कि तुझे पता ना है कि बाबा ने रोटी ना खाई। हंसी दबाते दबाते मैंने ना में गर्दन हिलाई। तेरे झुट्टों पे एक दिन आसमान गिर पड़ेगा चुन्नी, गिरेगा भी तो तेरे ही ऊपर, यो भी देख लिए। कौन जाने जीजी मुझे चेतावनी दे रही थी या बद्दुआ। तेरे सिर की कसम जिज्जी ना पता। जिज्जी को क्या पता कि कसम की जगह खसम बोलकर मैंने झूठी कसम खा लेने पर उन्हें मर जाने से बचा लिया था। मेरे द्वारा जबरन छीन ली गई आज़ादी से ईर्ष्या कुंठा जरूर रही होगी जीजी में, तभी तो माँ से बात बात पर मुझे प्रताड़ित करवा कर संतुष्टि पाती। जैसे, माँ देखो ये चुन्नी बिस्तर पर कमर के बल सिद्धि सो रही। माँ इसी बात पर मुझ पर गुस्सियाने लगती। चुन्नी करवट लेके सो, कमर मोटी हो जागी, कुछ तो लौंडियों सी रह जा। अरे माँ, तू जिज्जी समेत अपनी चारों लौड़ियों की ही करवा ले कमर पतली, उन्हें बना ले कामनी। मुझे तो तू बकसी दे, मुझे ना चाहिए पतली कमर। और हाँ, मैं दूसरी लौड़ियों की तरह क्यों रहूं? दूसरी लौड़ियाँ मेरी तरह क्यों ना रहें भाई? जब 5वीं कक्षा के बाद मेरा भी स्कूल जाना बंद किया जाने लगा तो एक दिन मैंने अपने मुंहफट होने का फ़ायदा उठाकर दादाजी से कहा, वैसे तो तुमने स्कूल के लिए अपनी गाढ़ी कमाई के 5 बीघे ज़मीन दान में दे दी और अपनी पोती को उसमें पढ़न कोई ना देते, तो बनाया ही क्यों था स्कूल? 5 बीघे का पैदा गेहूं आधे बरस तक सारे खानदान का पेट ना भरता भला? चुप रह मुँह फट्टो, समझ रहा हूँ किसके जुमले उछाल रही है तू मेरे ऊपर। दादाजी ऐसा बोलकर दालान की तरफ चले गए। दादी जब भी दादाजी पर भड़कती उन्हें यही ताना मारती कि 5 बीघे ज़मीन फालतू में दान कर दई, जब अपने ही बालक ना पढ़ने थे इस कुच्चा लगे स्कूल में। मेरे बालक की ज़मीन और कम कर दई नासपिट्टे ने। जब बूढ़ी दादी दादाजी को इतना कसा हुआ ताना मार सकती थी तो मैं नई उम्र की लड़की मोटरसाइकिल चलाना क्यों नहीं सीख सकती थी जी? तर्क तो चाक चौबंद था। जीजी को तो 5वीं कक्षा के बाद घर ही बैठा लिया गया था, पर मेरे लिए बाबा न जाने कैसे इतने उदार हो गए थे कि मुझे आगे भी पढ़ने के लिए स्कूल जाने दिया गया। हालांकि मेरे नाम बहुत शिकायतें थीं कि फलां के बाग से आम तोड़ लाई, या फलां के खेत से गन्ने चुरा लाई, कि फलां के खेत से चने का साग सफाया कर दिया, फलां के कपास के डोडे तोड़ तोड़ छितरा कर हथेली पर रख कर यूं ही फूंक मार मार कर रुई हवा में उड़ा दी, फलां के बच्चे को इतना खिजाया कि वो रोता रोता ही चुप ना हुआ, या किसी से चिढ़ गई तो उसकी बुग्गी के टायरों की हवा निकाल दी, या किसी के सारे डंगर ही खूंटे से खोल दिए। क्या पता मुझे ये सब शैतानियाँ क्यों सूझती थीं, जो कि अक्सर बाबा के एक टाइम खाना न खाने का कारण बनती। मैं अपने मन में यही सोचकर संतोष कर लेती, क्या होया जो बाबा एक टाइम की रोटी ना खाने के, कल तो खा ही लेंगे, एक आध टाइम उपवास भी ठीक ही रह गए। पर इस विचार को मैंने शब्दों में ढालने का खतरा कभी नहीं मोल लिया।
मैं पढ़ती जी लगाकर और फालतू के वो काम जिन्हें सिर्फ मुझे इसलिए नहीं करना था कि मैं लड़की थी, उन्हें करती और भी ज़्यादा जी लगाकर। जाहिर है मैं रोज़ किसी न किसी बात पर घर के किसी न किसी सदस्य से डांट खाती, पर मैं ठहरी चिकने घड़ी की भी दाहिनी। बूंद भर पानी भी न टिक सके तो बातों के घाव तो मुझ पर क्या ही टिकते। मेरे इस चिकनेपन पर जीजी मेरे लिए ये कहावत लगभग रोज ही बोलती, जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई। मेरी डांट पड़ने के बाद जिस दिन वो ये कहावत नहीं बोलती तो मैं खुद ही उसके पास जाकर बिल्कुल उसके कान में ज्ञान से भरी एक कहावत दोहरा देती, जिस पर वो आग बबूला उठती और एक ब्रांड न्यू डांट मुझे पढ़वाने की जुगत बढ़ाती। बाबा को कोई गुस्सा किए 4-5 दिन बीत गए थे। रात को खाने के बाद हम 6 बहन भाई आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। मैं खूब ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। बाबा बैठक से उठकर भीतर आए और आकर मुझ पर क्रोधित हुए। चुन्नी, सारे गांव में आवाज़ जा रही है तेरे हंसने की, क्या कहेंगे लोग? बेशहूर, जो हंसना ही है तो ज़रा धीरे हंस ले। लौड़िया तो ये दूसरी भी हैं ही हैं, इनमें से तो किसी के हंसने की आवाज़ बैठक तक भी न जा रही है। तू ही अनोखी है बस। मुझे डांटकर बाबा चले गए। बाबा के जाते ही मैंने छोटी बहन बबीता की तरफ मुंह किया और अपने सीने पर हाथ मारकर बोली, यो मेरा घर है, मैं कब हंसूं कब ना, कितनी ज़ोर से हंसूं कितने धीरे से, मैं खुद तय करूंगी, क्यों बबीता? और जोर का ठहाका लगाया। बाबा लौट कर आए। इस बार मेरी खाट के पैताने आकर खड़े रहे और मेरे ढीठ पने पर न जाने क्या सोचकर बिना कुछ कहे ही लौट गए। एक मज़े की बात यह हुई कि गांव वाले अपनी लड़कियों को मुझसे इस तरह दूर रखते जैसे मैं कोई आवारा लड़का थी और उन्हें अपने साथ भगाकर भी ले जा सकती थी। गांव वाले तो क्या, मेरी अपनी माँ मेरी छोटी बहनों बबीता, निम्मो और रिंकी को मुझसे अलग रखने लग गई थी। सरोज चाची की आशा ही थी जो मेरी कक्षा में पढ़ती थी और कभी कभी मेरे साथ आने का साहस करती थी, पर जब से मैंने मोटरसाइकिल चलाना सीखा उसका भी मेरे साथ आना बंद करा दिया गया। सरोज चाची यानी उसकी माँ ने बोल दिया था, देख चुन्नी, आशा की तरफ तू देखिए ही मत। उसके बाबा तेरे बाबा की तरह ना है जो अपनी लौड़िया को आवारागर्दी करने को छुट्टा छोड़ दें। मतलब मेरे बाबा खराब हैं चाची? और मैं आवारा कैसे हो गई जरा बताओ तो? मैंने अपने अंदाज में पूछा था। चुन्नी जा बस, मैं तेरी जैसी मुंहफट के मुंह ना लगना चाहती, जो छोटा देखे ना बड़ा, गांव के लौंडों की तरह आवारा बनी घूमती रहे बस। गांव के सारे लौंडे बुरा मान जाएंगे चाची, सभी को आवारा बता रही हो, सोच लो। सरोज चाची ने अपने सिर पर पड़ा पल्ला मेरी तरफ वाले अपने मुंह पर भी डाल लिया। इस तरह आशा का साथ भी छूट गया। अब मेरी कोई दोस्त नहीं थी। वैसे भी गांव की या कक्षा की चट्टी बट्टियों को अपने सामने समझती ही कुछ नहीं थी। एक बार कक्षा में अंग्रेजी के मास्टर जी ने जीनियस का अर्थ बताने के बाद ये कहा था कि जीनियस का कोई दोस्त नहीं होता। बस मैंने यही बात गांठ बांध ली थी। मज़ा तो तब आया जब मैं अच्छे नंबरों से पास हुई और आशा गच्चा खा गई, मतलब फेल हो गई। उसे प्रेम जो हो गया था एक गधे टाइप लड़के से। घर में जब उसके फेल होने का कारण पता चला तो स्कूल जाना बंद करा दिया गया। मैं अपने पास होने के लड्डू जानबूझकर चाची के घर खुद देकर आई। मुझे देखकर चाची का खून खौल गया या खिसिया गई या दोनों ही, ठीक ठीक पता न चला। मैंने चाची से कह भी दिया, चाची आशा को किसी लड़के से प्रेमी तो हो गया था, ऐसा कोई पाप तो न कर दिया था इनने? तुमने तो उस बेचारी की पढ़ाई छुड़ा दी, लो बताओ। आशा मुझे देखकर कोठे में घुस गई। मैं लड्डू देकर आशा के घर से चली तो मेरी तहेरी भाभी ने अपनी दुआरी में मनिहार बैठा रखा था, मुझसे बोली, चुन्नी आओ चूड़ी पहन लो। चूड़ी? मैं क्यों पहन लूँ चूड़ी? तुम ही सजो इन्हें पहर पहर। बेड़ी हथकड़ी तो तुम खुद पहरो अपने शौक से, फिर कहो हाय रे हमें तो दासी बना लिया हमारे आदमियों ने। है कोई इलाज तुम्हारा? मैंने भाभी से चुटकी ली। कुछ भी पहन लो, कुछ भी कर लो, रहोगी तो लौंडिया ही, लौंडा तो बनने से रही। भाभी तभी तभी पहनी मीने वाली लाल सुर्ख फिरोजाबादी चूड़ियों से भरी अपनी गोल कलाई नचाकर बोली और खी खी कर हंसने लगी। सारी भाभियाँ मुझसे ऐसे ही हंसी ठट्टा करती जैसे वे अपने देवरों से करती। हाँ तो मुझे बनना भी ना है लौड़ा, रहना तो मैं लौड़िया ही चाहूँ, पर तुम जैसी तो ना कम से कम। कहकर मैं चलने लगी तो वहाँ पहले से खड़ी मेरी छोटी बहन निम्मो पूछने लगी, जिज्जी मैं पहन लूँ चूड़ी? कुछ ढंग का काम मत सोचिए, बस चुड़ैले पहन ले, सज ले, घर चल सिद्धि। मैंने कसकर उसका हाथ पकड़ा और लगभग घसीटते हुए घर की तरफ चली।
निम्मो, ये तुम्हें भी ना छोड़ने की किसी करत की, इनसे अलग रह करो। भाभी ने निम्मो को संबोधित करते हुए मुझ पर तंज कसा, जिसका मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं निम्मो को डांटती फटकारती लेकर घर पहुंची तो देखा सरोज चाची हमारे घर पहुंचकर मेरी तथाकथित बदतमीजी पर माँ से झगड़ रही थी। वे माँ से खूब लड़ी और मेरे पास होने के लड्डू हमारे आंगन में पटक गईं। फिर मेरे साथ क्या हुआ बार बार क्या बताऊं, खुद समझ जाओ बस। उस दिन जीजी की लाख मिन्नतों के बाद भी माँ ने बाबा की तरह खाना नहीं खाया और बोली, इस चुन्नी को ही दिया, यो ही खा लेगी सबके हिस्से का, वैसे भी जीने लायक तो हमें यो छोड़ने की ना है, खा के ही क्या करेंगे। खैर ये बात भी अगले दिन आई गई हो गई। मैंने सबकी अनुपस्थिति में ट्रैक्टर को घेर में ही कभी कभी आगे पीछे करना तो सीख ही लिया था। फिर बबलू के पीछे पीछे चली जाती खेतों तक और उससे मांग कर थोड़ा थोड़ा चलाना भी सीख लिया। इतना तो हो ही गया था कि छोटे मोटे खेत ठीक से जोतने लगी। बबलू किसी को इस शर्त पर कुछ नहीं बताता था कि मैं उसके हिस्से के भारी भारी काम कर दिया करूं। उस दिन भी खेत जोता था, अगर देखें तो ये काम भी बबलू के हिस्से का ही तो था। जब बाबा ने बहुत 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 अधिक गुस्सा किया था तब बोले थे कि यूँ चुन्नी मुझे धोरे नेड़े मतलब आस पास में मुंह दिखाने लायक ना छोड़ने की, या तो इसे समझा लो या मैं संखिया अर्थात जहर खा लूँ हूँ। आज प्रधान जी की बैठक पे जो मेरी खिल्ली उड़ी है ना, उसके बाद घर आने से बेहतर था कि मैं कहीं जोहड़े बावड़ी में डूब के मर जाता। उस दिन बाबा का भयानक गुस्सा देखकर एक बार को मेरा आत्मविश्वास डूबने लगा था। मुझे लगा कि शायद मैं ही गलत राह पकड़ रही थी, पर उस दिन दादी और माँ ने अप्रत्याशित रूप से मेरा साथ दिया। ऐसा क्या हो गया भैया जो इतना गरज गया है, ऐसा क्या कर दिया आखिर इसने? दादी ने थोड़ी दृढ़ता से बोला था। माँ, इनने ट्रैक्टर चलाना भी सीख लिया, तुझे क्या पता खेत जोत के आई है। सब मुझ पे लाना धर रहे थे कि अब लौड़ियों की कमाई खावेगा जिले से। हाँ तो क्या बात है, लौड़ियाँ भी हमारी हैं, खाएंगे हम तो इनकी कमाई। तेरी मदद ही करी है, कोई बदनामी तो ना करा दी इसने तेरी। और गांव वालों को जान दे चूल्हे में, इन्हें खुश रखने का ठेका ना ले रखा हमने, दादी तेज आवाज़ में बोली। मैं दादी को आंखें फाड़ कर देखती ही रह गई। हर वक्त जो देखो चुन्नी के ही पीछे पड़ा रहे। मैं हैरत में पड़ गई थी कि माँ ने मेरा पक्ष लेने का प्रयास किया। अपनी माँ को तो बोलने दिया था, पर मेरी माँ के बोलने पर आपे से बाहर हो गए बाबा। खूब जोरों से चीखे थे, बेवकूफ़ औरत, तू सारा दिन घर में पड़ी पड़ी करे क्या है जो इन लौड़ियों को भी ना संभाल सकती। खैर माँ को घर में सिर्फ पड़ी पड़ी रहने की फुर्सत तो हारी बीमारी में भी मुश्किल से ही मिली होगी कभी, पर इस वक्त बाबा को ये बताना तौबा तौबा। उस दिन मुझे लगा कि मेरे बाबा के भीतर के पुरुष का आत्मसम्मान कितना कमज़ोर था, जो मेरे मदद करने मात्र से भुरभुरे कांच सा बिखरा जा रहा था। उस दिन बाबा ने फिर खाना नहीं खाया था, पर मुझे उस दिन माँ के द्वारा बोले गए एक ही वाक्य ने समझा दिया था कि वो किस कदर मेरे पक्ष में खड़ी थी। अगली सुबह बहुत डरी सहमी थी हमारी। मैं कुट्टी कटवाते वक्त दादी से बोली थी, या दादी, कुट्टी मैं काट सकूं, नाच की भारी भारी बोरी मैं ठा सकूं, खेत से न्यार में ला सकूं, बिटोड़े में रखवा सकूं, और भी आदमियों जैसे 1000 काम मैं कर सकूं। बबलू के हिस्से के लगभग सारे काम मैं कर सकूं। बस ना चला सकूं तो मैं मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर ही ना चला सकूं, ना जा सकूं तो बाजार ही ना जा सकूं। मतलब यो कि मैं घर से बाहर निकलने का कोई काम ना कर सकूं, और कुछ भी ना। बस तो बात यो है कि लड़कियों को निकलन ही मत दो घर से, अन्नई दासियों के अकाल पड़ जाएंगे। दादी बिल्कुल चुप रही। मैं फिर बोली, तो आज सुन ले फिर, जो मैं वो ना कर सकूं तो काटने की मैं कुट्टी भी ना हूँ, ना ठाऊं नाच की बोरी, और जी ना लाऊं न्यार, और बबलू के हिस्से का तो कोई काम मैं करने की ना हूँ आज से। करवैये ये सब भी अपने फर्जंद बबलू से ही। पहले दिन बाबा की बोलती बंद कर देने वाली दादी उस दिन मुझसे कुछ ना बोली। बबलू के हिस्से का काम ना करने वाली बात पर दादी थोड़ी डर गई, क्योंकि अगर लड़की शारीरिक और मानसिक रूप से अशक्त प्राणी का नाम होता है तो हमारे घर में बबलू ही सबसे अधिक मात्रा में लड़की था। खैर बात टल गई थी किसी तरह, और फिर से सब सामान्य हो गया। एक बात और बताऊं, मुझे गांव पड़ोस या स्कूल का कोई लड़का कभी पसंद ही नहीं आया। मुझे तो पसंद था हीरो धर्मेंद्र। मैं जाड़ों में दादी के साथ उसी के कोठे में सोती, सो उसी के कमरे में धर्मेंद्र का बड़ा सा पोस्टर खुद बाजार से लाकर चिपका दिया था। दादी ने कहा था,
ए बेटी, यो किसकी तस्वीर लगा ली तन्ने? गैर मर्दों की तस्वीर ना लगाए करते अपने कोठे में। हटा दे इसे उत्ते को। यो गैर मर्द दिख रहा तुझे? उत्ता दिख रहा? अरे दादी, यो गैर ना है, यो शिवजी का बेटा है, शिवजी का। सुबह शाम उसके साथ इसके भी हाथ जोड़े कर दादी। मैंने शिवजी की पक्की पुजारन अपनी दादी के बाएं कंधे पर लगभग झूलते हुए कहा। अरे रह जा चुन्नी, रह जा, कल की लौंडियाँ हमें चला रही बताओ। यो शिवजी का लौंडा बतावे। गणेश जी कातके जी हैं उनके तो। गणेश जी कातके जी को लेख के बैठी है और बालक ना हुए होने को शिवजी के सेरे देख के तेने। मेरी इस अनर्गल बकवास पर और क्या बोलती बेचारी दादी चुपी हो गई और धर्मेंद्र जी अपनी किलन मुस्कान और तगड़ी भुजाओं के साथ कमरे में आबाद रहे। घर वालों, गांव वालों, किसी की डांट फटकार का मुझ पर कभी कोई खास असर हुआ नहीं, परंतु एक घटना ऐसी हुई कि मेरे मेरुदंड में कपकपी छूट गई। उस दिन बहुत ही गर्मी थी। सारा गांव सूरज के द्वारा उड़ेली गई पकी आग को अपने घरों में बैठकर या पेड़ों की छांव में लेटकर कच्ची कर रहा था। मैं अपना मोटरसाइकिल चलाने का आत्मविश्वास पक्का कर रही थी। मैं हमेशा की तरह मोटरसाइकिल खींचकर पछां वाले खेतों की तरफ झुंडों से घिरे कच्चे रास्ते पर ले गई। गर्मी के मारे दूर दूर तक जंगल में कोई मालिक तो क्या, कोई नौकर या मजदूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। अभी स्टार्ट ही की थी मोटरसाइकिल कि दो काले भुसांड लफंगे लड़के न जाने कहाँ से मेरे रास्ते में आ खड़े हुए। उनमें से एक बोला, अकेली अकेली कहाँ घूम रही है जाने मन? चल तुझे हम सैर करा के लाएंगे। एकलव्य हो जा, गाड़ी चलान दे हमें, यूँ तेरा काम ना है। मेरा क्या काम है ये लफंगा मुझे बताएगा। ये सुनकर बहुत गुस्सा आया, पर वो दो थे, दो से निपट लेने का दुस्साहस मैंने नहीं किया। समंदर की उद्दंड लहरों सा डर मेरे पेट में हिलोरे मारने लगा, पर मैंने उसे जबरन दबाते हुए उनमें से एक से कहा, तू बतावेगा मुझे क्या काम है मेरा, क्या ना? चल हट सामने से, वरना चढ़ा दूंगी मोटरसाइकिल तेरे ऊपर। मेरे ऐसा बोलने पर दूसरे ने ऊपर चढ़ने को लेकर बहुत ही गंदी फब्ती के साथ ही मेरे सीने पर जोर से हाथ मारा। अब डर पर गुस्सा हावी हो गया, पर करती क्या इसके सिवा कि मैंने रेस दी और क्लच छोड़ दिया। मोटरसाइकिल एक झटके से हाथ चली और उस मारने वाले से टकराई, पर मोटरसाइकिल सहित मैंने खुद को इतना तो साध ही लिया था कि दोनों को गिरने से बचा लिया। मैं समझ गई जिस बात की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं था, मुझे लेकर वही बाबा का सबसे बड़ा डर रहा होगा। मैं बाबा से पूछना चाहती थी कि इन भेड़ियों के वजह से अपनी आज़ादी पसंद बच्चियों को कैदी बनाना कहाँ की बुद्धिमत्ता है, या उनका मन मारना कहाँ की चतुराई है। मारना ही है तो उन भेड़ियों को मार डालो ना बाबा, जो तुम्हारी बच्ची से भी ज़्यादा खौफ तुम्हारे अंदर भरते हैं, जिनकी वजह से अपनी बच्चियों को बाहर भेजने से पहले तुम्हारी रूह कांपती है। बिना किसी संबंध वाला भी मर्द ही हमें बताएगा कि क्या काम हमारा है और क्या नहीं। मैं अपने सीने पर उस लफंगे के हाथ मारने से बहुत आहत हुई थी। रह रह कर क्रोध उमड़े जा रहा था। मन कर रहा था कि आज उसका खून ना भी करूं तो कम से कम उसका वो हाथ तो तोड़ ही दूं जिससे उसने मारा था। फिर ये सोचकर तसल्ली कर ली कि सीने को विशेष दर्जा मत दे चुन्नी, वो भी शरीर का एक हिस्सा भरी है दूसरे हिस्सों की तरह। इसे इज्जत विज्जत अस्मिता वस्मिता से मत जोड़, बढ़ी चल। कुछ भी हो, अपनी हार तो नहीं मानी थी मैंने उस दिन। यही सोचा कि दो पुरुष तो अकेली मुझ पर क्या, अकेले किसी पुरुष पर भी भारी ही पड़ते। सो ये मुकाबला बराबरी का था ही नहीं। झूठ नहीं बोलूँगी, इस घटना का खौफ महीनों रहा था मुझ में। खौफ से भी अधिक उन दोनों के हाथ पैर न तोड़ पाने का मलाल रहा था। उस दिन ये तो अच्छा ही हुआ था कि वो दो थे, नहीं तो मुझ पर खून का मुकदमा होना तो तय ही था। खुदा न खास्ता उनमें से अगर कोई एक होता तो मेरे गुस्से से बचकर नहीं जा सकता था। कुछ दिनों तक मैंने सुनसान दोपहरियों से बचना शुरू कर दिया था। बबलू थोड़ा व्यंग से कहता, क्या होया, आजकल तेरी उड़ान थम कैसे गई चुन्नी? मेरी मर्जी, उड़ूँ या थमूँ, तुझसे मतलब, मैं कहकर टाल देती। कुछ इसलिए भी ये घटना मुझ में देर तक रही क्योंकि इसके विषय में घर में किसी को भी बता नहीं सकी थी मैं जानती थी ना कि बताने पर मुझे ही घर में कैद कर दिया जाता, उन लफंगों को कोई ना खोजता। फिर ये सोचा कि जो घटना जब घटनी होती है वो घटती ही है। डरना छोड़कर अपनी राह पकड़ चुन्नी। मैं हर परिस्थिति में मरने मारने के लिए तैयार हो पूर्णतः निडर होकर उभरी। संभवतः उस निडरता का ही सिला मिला कि फिर कभी ऐसी कोई घटना मेरे साथ तो नहीं ही हुई।
जब से बाबा को चोट लगी थी तब से वे पैदल भी सामान्य रफ्तार से चल नहीं पाते थे। कई बार कोई भी साधन न मिलने पर बेचारे बाबा को शहर जाने के लिए घर से 4 कोस दूर पैदल ही जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती। बाबा की जान को 100 मुसीबतें थीं, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता था पूरे घर में। अब उनकी जान को 101वीं मुसीबत जीजी के ब्याह के लिए लड़का देखना भी शामिल हो गई थी। दादाजी कहीं ना जाते क्योंकि हमारी तो कोई बुआ ना थी, सो उन्हें कभी किसी के द्वार जाना ही नहीं पड़ा था। बाबा गांव-गांव टक्कर खाते फिरते, कहीं लड़का ज़्यादा बड़ा, कहीं ज़्यादा छोटा, कहीं दहेज की मांग ज़्यादा, कहीं पढ़ा लिखा कम, कहीं खेती बाड़ी ही कम, कहीं सब अच्छा तो लड़का देखने भाले में निबल। ऐसी ही कोई एक टक्कर खाकर उस दिन शाम को 5 बजे वाली ट्रेन से लौटना था बाबा को, जो अक्सर अपने समय से काफ़ी देरी से पहुंचती। अतः स्टेशन से गांव आने वाले जो इक्का दुक्का सवारियां होती वो भी जा चुकी होती और बाबा को 4 कोस की पदयात्रा करनी पड़ जाती। इस बार मैंने बाबा को ये कष्ट न करने देने का फैसला किया, क्योंकि जब बाबा गए थे तब बबलू को बुखार था, तो बड़े मरे मन से बोलकर गए कि इसका बुखार उतर जाए तो भेज देना स्टेशन शाम को इसे। पर उसका बुखार उतरा नहीं था। वैसे भी उसे माँ ने अपने लाड़ प्यार से इतना नाजुक बना दिया था कि एक दिन आया बुखार उसे हफ्ते भर की कमजोरी दे जाता। उसे इतना लाड़ प्यार करने पर मैं माँ से शिकायत करती कि माँ तू मुझे तो ना करती इसकी बराबरी का प्यार। तो माँ ने एक दिन कह दिया था कि तू बबलू कैसे हो जाएगी, बबलू जैसे काम तो कर। तिस पर मैंने तो नक्कर उत्तर दिया था, बबलू जैसे काम क्यों करूँगी मैं तो करूँगी अपने जैसे काम, तेरे बबलू से अच्छे काम। यही बात याद कर मैं स्टेशन पहुंच गई थी मोटरसाइकिल लेकर बाबा को लेने। बाबा डांटेंगे तो ज़रूर, यहाँ स्टेशन पर शायद ना भी डांटें, यही उथल पुथल मची थी मन में। ट्रेन 1.5 घंटा लेट पहुंची। जाड़ों के दिन थे, खासी रात ही हो गई थी। आखिरी डिब्बे से बाबा उतरे अपने सीधे पाँव को साधते हुए। उन्हें देखकर एक बार तो डर की लहर शरीर में दौड़ गई, पर रोज़ रोज़ डांट खाकर आखिर डर की लहरें भी कितना डरा पाती मुझे। डर के अतिरिक्त खुद को थोड़ा गौरवान्वित भी अनुभव कर रही थी कि मैं बेटी होकर भी बाबा को स्टेशन से घर ले जाने आई थी, तब जबकि मुझे ये सब पीछे ही खींचते रहे थे। खैर बाबा थोड़ा आगे आए तो मैं रेलवे स्टेशन के वरांडे के मेहराब को सहारा देते मोटे से गेरुआ खंबे के पीछे से निकली, थोड़ा डरती, थोड़ा झिझकती और बिना कुछ बोले, बिना उनसे आंखें मिलाए उनके हाथ से थैला लेने को हाथ बढ़ाया। बाबा बिजली की मध्यम रोशनी में मुझे देखते ही चौंके। थैले वाला हाथ पीछा करते हुए माथे पर बल लाकर गुस्से भरी तीखी आवाज़ में बोले, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं वहाँ क्या कर रही थी ये तो वे जान ही गए होंगे। उत्तर देना जरूरी नहीं था, अतः उनके प्रश्न पर ध्यान दिए बिना उनका थैला उनके हाथ से ले लिया। इस बार बाबा ने विरोध नहीं किया और कड़क कर बोले थे, और कौन है तेरे साथ? मैं ही आई हूँ बाबा, मैंने धीरे से बोला और थैला लेकर आगे चल दी। बाबा पीछे रह गए। जब तक बाबा पहुँचे मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट कर ली थी। अब उनके पास मेरे पीछे बैठने के सिवा कोई चारा नहीं था। किस्मत खराब कि गांव में घुसते प्रधान ताऊजी मिल गए। ओहो, इतनी शीत भरी रात में ये यहाँ क्या कर रहे हैं भला? मैंने रेस थोड़ी बढ़ा दी। बाबा ने भी उधर ना के बराबर ही देखा। खैर हम घर आ गए थे। बाबा खुद पुरुष होकर भी बेटी की मदद लेकर घर पहुंचने पर अपमानित महसूस कर रहे थे या मुझ पर गर्व कर रहे थे, मैं उनकी तरफ बार बार देखकर भी ताड़ नहीं पाई थी। इस बार प्रधान ताऊजी ने बाबा को खूब भली बुरी कही और मेरी वजह से बाबा को फिर से चुप रह जाना पड़ा। पर इस बार उन्होंने मुझे बहुत अधिक डांटा नहीं और खाना भी खाया। मेरे लिए काफ़ी से बहुत ज़्यादा था। मुझ बिल्ली के भाग्य से छीका तब टूटा जब एक दिन मैं बबलू की मोटरसाइकिल पर सवार धुक धुक करती अपने में मगन कुछ गुनगुनाती हुई शान से चली जा रही थी। सूरज पूरी तरह छिपा तो नहीं था, पर ठीक से पूरा पूरा दिख भी नहीं रहा था। उस दिन गर्मी बहुत थी। हवा के नाम पर कोई एक पत्ता हल्के से भी नहीं हिल रहा था। अपने ट्यूबवेल वाले मोड़ पर पहुंची तो देखा सामने उम्र के 6वें दशक को भी कभी पार कर चुके लंबी तगड़ी कद काठी वाले प्रधान ताऊजी झुंडों से घिरी पुलिया पर बैठे पसीने पसीने हुए जोर जोर से खांस रहे थे और खांसते हुए बुरी तरह हाँफ रहे थे। मेरे अनुमान के अनुसार ताऊजी में कुछ खास दम लगा नहीं मुझे डांटने का, अतः मैंने उनके पास तक पहुंचकर मोटरसाइकिल गांव की तरफ घुमाकर रोक दी और अपना चेहरा उनकी विपरीत दिशा में घुमा दिया। ताऊजी ने अपनी पोटली मेरे हाथ में पकड़ाई और चुपचाप मेरे पीछे बैठ गए। रास्ते पर ताऊजी ने अपनी खांसी रुक जाने पर भी एक शब्द तक ना बोला। मैंने तो बोलने के विषय में सोचा भी नहीं। खैर मैंने जब उनके दालान पर लाकर उन्हें उतारा तो गांव के कई लोगों के साथ
किसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे बाबा भी वहाँ बैठे थे। आज तो बहुत गर्मी है भैया, ये बरचो चुन्नी ना आती तो। प्रधान ताऊ जी कुछ झेपते हुए से मेरे बाबा और उपस्थित बाकी सब लोगों से नजरें चुराते हुए वाक्य अधूरा छोड़कर अपनी प्रधानी मूढ़े पर बैठ गए और मेरे बाबा अपने कंधे चौड़े कर, अपनी कमर को जरा सीधी कर अपने साधारण मोड़े पर। अभी आपने सुनी असली स्त्री सशक्तिकरण का जज्बा लिए हुए एक कहानी, मैं ही आई हूँ बाबा। हर उम्र की स्त्री के लिए प्रेरणादायक कहानी। इसको लिखा है निर्देश निधि ने, जिन्हें अभी रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार मिला। मिलते रहेंगे ऐसी ही खूबसूरत, बेजोड़ और उत्कृष्ट कहानियों के साथ। आपका समय शुभ रहे।